अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो डीजल ऑयल के यूरो स्टैंडर्ड के बारे में है कि यूरो स्टैंडर्ड क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया, इसकी क्या रीज़न पेश है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या लिमिटेशन रखी गई हैं कि आप किस तरह इसको ट्रीट करके लेके चल सकते हो आगे। ठीक है, थैंक यू। अभी हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अच्छा, ये जो सेकंड डायग्राम है ये बेसिकली बताएगी है कि हमारे पास कि अगर हम लो क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करेंगे तो उससे हमारी क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक की वजह से अब हम ये लो क्वालिटी फ्यूल यूज़ करेंगे जिसमें सल्फ़र भी ज़्यादा होगी, जिसमें हार्मफुल गैसेस भी ज़्यादा होंगी, तो उससे स्मोक काज होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या होगा, हमारी ह्यूमन हेल्थ इफ़ेक्ट होगी जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होगी। तो इसकी वजह से इस इश्यूज़ को, एयर पोल्यूशन को कम से कम करने के लिए यूरो स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस कराए गए ताकि हमारा फ्यूल की क्वालिटी बेहतर हो और हमारी ह्यूमन हेल्थ इफ़ेक्ट ना हो इन ट्रैफिक से और बढ़ती हुई ट्रैफिक से। अच्छा, डीजल ऑयल सल्फर लिमिट, तो ये यूरो 1 से यूरो 6 तक इंट्रोड्यूस कराया गया। यूरो 1 जो है 1992 में इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें हमारी सल्फ़र जो लिमिट है वो 1000 ppm तक रखी गई कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर 1992 से ऊपर चले जाए, पहले चले जाए, तो वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं थी कि इसमें सल्फ़र कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूरो 2 में आ जाए तो ये 1996 में इंट्रोड्यूस कराया गया यूरो 2 स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद इसमें ये लिमिटेशन रखी गई कि सल्फ़र जो है ना वो 500 ppm से कम होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद यूरो 3 में आ जाए, 2000 में ये इंट्रोड्यूस कराया गया। इसमें ये रखी गई कि 300 ppm से कम सल्फ़र होनी चाहिए, 300 ppm, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डीजल में सल्फ़र। फिर उसके बाद 2005 में यूरो 4 स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस कराया गया। इसमें ये रखा गया कि इसमें 50 ppm से कम होनी चाहिए सल्फ़र डीजल में। ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते, आप इसको गाड़ियों में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और आप इसको सेल नहीं कर सकते मार्केट में। फिर यूरो 5 इंट्रोड्यूस कराएगा 2009 में। इसमें यह रखा गया 10 ppm से कम होनी चाहिए सल्फ़र, अदरवाइज़ आप मार्केट में इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। यूरो 6 में भी ऐसे ही 10 ppm तक रखेगी, लेकिन इसमें जो यूरो 5 है यूरो 6 में मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें इमिशन के स्टैंडर्ड को कंट्रोल किया गया। सल्फ़र तो एक्सेप्टेबल रेंज तक चलेगी, अब इसमें ये इमिशन के स्टैंडर्ड को, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और हार्मफुल गैसेस वगैरह को लिमिट किया गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये डीजल ऑयल की सल्फ़र एक्सेप्टेबल लिमिट थी। फिर उसके बाद चलते हैं इमिशन स्टैंडर्ड। ठीक है, अच्छा, इमिशन स्टैंडर्ड में भी यार ऐसी बात है, ये 6 यूरो ही इंट्रोड्यूस हुए हैं। वो भी यूरो 1 जो है 1992 में। इसमें भी यानी कि जो हमारी हार्मफुल गैसेज हैं वो मेजर हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर में आ जाता है स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, ब्लैक स्मोक जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद ये यानी कि डस्ट हो गया। ठीक है, ये मेजर हैं यानी कि जो पार्टिकुलेट मैटर में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, और अच्छा, इसमें ये आप देख लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये ग्राम यानी कि यूरो 1 स्टैंडर्ड जब था तो उसमें 3.19 ग्राम पर किलोमीटर तक की लिमिट थी कि आप इस तरह यहाँ तक इमिट कर सकते हो। लेकिन अब यूरो 6 तक आते होते 1 ग्राम पर किलोमीटर तक लिमिट कर दिया गया है इसको। यानी कि इसका ये फ़ायदा हुआ कि आप इतनी कम इमिशन हो गई है कि आप इसका अंदाज़ा 1/3 हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड में आ जाओ, तो जब 1992 में पहला यूरो स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस कराया गया तो उसमें 0.8 ग्राम पर किलोमीटर की अलाउेबिलिटी थी। उसके बाद फिर 0.08 तक कर दिया गया अभी यूरो 6 में। मतलब ये भी नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी इस हद तक 10% तक लिमिट कर दिया गया, 10% रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर में आ जाते हैं। इसमें ये है कि यूरो 1 में भी आप देख लो 0.14 पे थी जब यूरो 1 में स्टैंडर्ड में एक्सेप्टेबल लिमिट इमिशन की। फिर उसके बाद इसको 0.01 मतलब ना होने के बराबर तक इसको लिमिट किया गया। तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे फ्यूल की हमारी क्वालिटी बेहतर होती जाएगी उसके बाद क्या होगा कि हमारी गैसेस जो होंगी वो हार्मफुल गैसेस जो होंगी वो कम से कम इमिट होंगी, जिसकी वजह से हमारी एयर पोल्यूशन नहीं होगी। एयर पोल्यूशन की वजह से फर्दर हमारी ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट नहीं होगी और ये जो गाड़ियाँ हैं इनके इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो ये नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने ये हमारे पास एक चार्ट है यूरो का, NOx और पार्टिकुलेट मैटर इमिशन स्टैंडर्ड है। NOx को जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसको हॉरिजेंटली टेबल किया गया, उसके बाद जो पार्टिकुलेट मैटर उसको वर्टिकली वो किया गया, सेट किया गया। ठीक है, तो आप इसमें देख लो कि ये सेम है जो ऑलरेडी मैंने चार्ट टेबल में मेंशन किया हुआ है, तो उसकी एक फर्दर ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। शुक्रिया।
अभी हमने ये देखा कि हमारे पास जो हार्मफुल गैसेस थी उसमें मेजर जो थी पार्टिकुलेट मैटर था, फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं, हम इसको क्यों हम यूरो 6 इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यूरो 7 पे जा रहे हैं, क्यों हम फ्यूल की क्वालिटी बेहतर करना चाह रहे हैं, क्यों हम अपना ऑपरेशनल कास्ट ऐड कर रहे हैं, ताकि हम क्यों एक्सपेंस ऐड कर रहे हैं ताकि हम इन इफेक्ट को कम से कम कर सकें, हमारी हेल्थ सेफ रहे, हमारा एयर इन्वायरमेंट सेफ रहे। ठीक है, अब पार्टिकुलेट मैटर का जो इफेक्ट्स है वो ये है कि हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर एक स्मोक, ब्लैक स्मोक भी आप सिंपली कह सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, अगर ये इमिट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, फिर उसके बाद हमें लंग्स की कैंसर भी हो सकता है, फिर उसके बाद अस्थमा दमा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेजर इफेक्ट्स हैं। तो अब सेकंड चार्ज देख सकते, ट्रांसपोर्ट इज मेन सोर्स ऑफ पीएम इन सिटी। 39% तक हमारे पास जो ट्रैफिक है वो मेजर रोल प्ले कर रही है पार्टिकुलेट मैटर की इमिशंस में। तो हमें इसको लिमिट कम से कम इमिशन करानी है ताकि हम यानी कि अपने इन्वायरमेंट को सेफ कर सकें। उससे वो कैसे होगा, जब फ्यूल की क्वालिटी एनहांस करेंगे, जब यूरो स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, तो वो हमारी फ्यूल की क्वालिटी जब बेहतर होगी तो इमिशन भी कम से कम इन हार्मफुल गैसेस की होगी। अभी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड के दो मेजर सोर्सेज होते हैं। ठीक है, इमिशन के, एक तो अगर हम कोल को बर्न कर रहे हैं तब हो सकती है, या हम अगर हम फॉसल फ्यूल को जो है ना इंटरनल कंबस्टन इंजन में कंबस्टन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो इफेक्ट होते हैं, उसके इफेक्ट एक तो ये होगा कि हमारी पास नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिट हो रही है, तो एक तो ओजोन डिप्लीशन होगी। ओजोन डिप्लीशन होने की वजह से फिर जाहिर सी बात एसिड रेन होगी। जब एसिड रेन हो तो हमारी सोजिश भी, इन्फ्लेशन भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, मीन यानी कि जिस्म पे सूजिश भी हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद लंग्स वगैरह भी इफेक्ट हो सकते हैं। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के इफेक्ट्स थे। ठीक है, तो अभी हम कार्बन मोनोऑक्साइड पे आ जाते हैं। इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ये जो हार्मफुल गैस है, इससे क्या होता है कि हेडेक हो जाता है, हेडेक प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब सर में दर्द रहता है कंटिन्यू। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है तो आपको हेडेक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। सांस लेने में प्रॉब्लम जब हो सकती है तो आपको चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, और उसके बाद आप गिर भी सकते हो। चक्कर अगर आ रहे हैं तो ऐसे इन्वायरमेंट ज़्यादा ही रेंज में होगी है। फिर उसके बाद आपको वोमिटिंग का भी, नौसिया यानी कि वोमिटिंग भी हो सकती है इसकी वजह से, यानी कि फिर आप लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, यानी कि आप बेहोश भी हो सकते हो। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी हार्मफुल गैसेस हैं। ठीक है, तो अभी हमने हार्मफुल गैसेस देखी कि जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फिर उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये पार्टिकुलेट मैटर, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। ये हार्मफुल गैसेस हैं, हमारी बॉडी को इवन लंग्स के कैंसर भी हो सकते हैं, इवन स्किन कैंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यानी कि हेडेक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले ये है कि हमें अपने यूरो स्टैंडर्ड इस वजह से इंट्रोड्यूस, ताकि हम फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर से बेहतर कर सकें, ताकि हमारे पास जो सल्फ़र वगैरह जो इतनी डेंजर गैस है उसको कम से कम इमिट कर सकें इन्वायरमेंट में। फिर उसके बाद यानी कि जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पीएम, ये भी यानी कि कम से कम इमिट। एक तो एडवांटेज इसका, एनवायरमेंटल एडवांटेज तो है। इसका जो सेकंड मेजर एडवांटेज ये है कि ये आपकी गाड़ियों को, उनके इंजन्स को भी सेफ रखती है। अगर आपकी इसमें हार्मफुल गैस, इसमें हार्मफुल इम्प्योरिटीज कंपोजिशन कम है तो फिर आपका इंजन भी सेफ रहता है और आपकी गाड़ी भी सही वर्किंग कंडीशन में ही रहती है। थैंक यू वेरी मच। आज का जो हमारा टॉपिक था थोड़ा इंटरेस्टिंग था और अच्छा था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाए। थैंक यू वेरी मच।